स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिहरी दौरा। अफसरों के साथ मुख्यमंत्री ने की है समीक्षा बैठक। जिला अस्पताल बौराड़ी के आईसीयू का निरीक्षण किया है। निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट भी देखने गए सीएम। एक हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। मरीजों से मिलकर मुख्यमंत्री ने जाना है उनका हाल। डॉक्टर से कहा अस्पताल को रेफर सेंटर ना बनाएं, ये कहना है मुख्यमंत्री का। सीएम तीरथ सिंह ने कहा मरीजों का इलाज यहीं पर करें। टीएचडीसी भागीरथीपुरम कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और पीपी किट पहनकर कोरोना मरीजों का हालचाल भी जाना है। मंत्री सुबोध उनियाल भी दौरे में मुख्यमंत्री के साथ रहे। हाँ मेरा कहा कि कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पेशेंट को पूरी सुविधाएं मिले और उसको बाहर न जाना पड़े, रेफर सेंटर न कहें तो यहीं इलाज उसका हो। ये मैंने कहा। साथ में ये कोविड सेंटर का भी हमने सीधे सीधे पेशेंटों के पास जाना। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट भी हमने वहाँ पे जब उन्होंने कहा 10-15 दिन में तैयार होगा, मैंने उनको हफ्ते भर का टाइम दिया। हफ्ते के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। कल ही मैंने अल्मोड़ा के अंदर भी लोकार्पण किया, पहले गोपेश्वर किया, अन्य जगहों भी किया। अभी मैं हाल में कई जगह करके आया हूँ और आज हम सीएससी तक भी ऑक्सीजन प्लांट ले जा रहे हैं। ये हमने किया है। लेकिन यहाँ भी कोविड सेंटर में हमारा जब जाना हुआ माननीय मंत्री जी के और विधायक जी के द्वारा साथ में, तो पेशेंट अपने आप में खुश है। उसको लगता है कि लगातार मेरी चिंता कर रहे हैं और समय पे भोजन मिल रहा है, समय पे दवाइयाँ मिल रहे हैं, समय पे उनकी देख रेख हो रही है। ये उनसे मैंने सुना। और देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में फिर से बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। एक हफ्ते के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश में 8 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 8 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ रियायतें दी गई हैं। अब हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी राशन की दुकानें। 1 और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 8 से 1 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 1 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें खुलेंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो अपडेट आ रही है वो बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड में फिर से बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू और एक हफ्ते के लिए इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 8 जून तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। 8 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ रियायतें दी गई हैं। क्या हैं वो रियायतें, वो हम आपको बता रहे हैं। अब हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी राशन की दुकानें और 1 से 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। मसलन जो दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलती थी, इस बार 1 तारीख और 5 तारीख 2 दिन 8 बजे से 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। परचून की और जो जनरल स्टोर की बात की, और बाकी ये शेष चीज़ ऐसा बताएंगे। साथ में 1 दिन के लिए 1 तारीख जून को जो स्टेशनरी और किताबों की दुकानें उनको भी खोलने का निर्णय लिया गया। बाकी सारी सब्जी यथावत। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा है कि सरकार का फैसला भ्रामक है। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हालात सामान्य होने की तरफ हैं, लेकिन कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में दुकानें खोलने का जो समय है वो बहुत कम है। उससे दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है और संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जिस तरह से इजाफा किया गया है 1 हफ्ते का, और उससे कहीं ना कहीं सरकार का कंफ्यूजन सामने आ रहा है। सरकार एक तरफ तो आंकड़े बता रही है जिसमें कि जनजीवन सामान्य होता दिखाई पड़ रहा है। आप कह रहे हैं आपका रिकवरी रेट बेहतर हो गया, आप कह रहे हैं आपका मृत्यु दर में कमी आ गई, आप ही बता रहे हैं कि संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। फिर कर्फ्यू बढ़ाने का क्या मतलब है? व्यापारी वर्ग भी बहुत परेशान है इस कर्फ्यू से और उनके कारोबार में कहीं ना कहीं पेट पर लात पड़ रही है। वो आपसे कुछ अपनी
मांगों को लेकर अवगत करा रहे हैं, उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको तो कम से कम पूरा किया जा सकता है। और जो विंडो आप छोटी दे रहे हैं जनता को, आप 2-3 घंटे की विंडो दे रहे हैं खरीदारी के लिए, उसमें सारा जनमानस उमड़ कर आ रहा है और कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। और उत्तराखंड के सिंचाई और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हरिद्वार और देहरादून में एयरपोर्ट बनाने को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि तलाशने के बारे में चर्चा की गई। हरिद्वार में एयरपोर्ट के लिए भूमि चिन्हित किए जाने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शीघ्र ही एक कमेटी गठित की जाएगी, जो नियमानुसार भूमि चिन्हित कर उड्डयन विभाग के अफसरों को जानकारी देगी। कमेटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संभावनाओं के बारे में 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी पट्टी जमीन की खोज करेगी। इस एयरपोर्ट के बन जाने पर यात्री सीधे उत्तराखंड पहुंच सकेंगे। सतपाल महाराज ने मेला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाया है। एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हमारी थी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को और ज़मीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए ज़मीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ करके और यहाँ पहुँच पाएंगे। और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे और काफ़ी यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। लोग यहाँ पर 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, योगा फ्लाइट्स कर सकते हैं, योगा सीखने आ सकते हैं। एयरपोर्ट के बारे में और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। अजय भट्ट ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल की मंगलवार से शुरुआत होगी। पहाड़ों में जिस कदर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उसके चलते इस अस्पताल का लाभ हल्द्वानी के साथ साथ कुमाऊं के सीमांत इलाकों के मरीजों को भी मिलेगा। इस अस्पताल में 100 वेंटिलेटर बेड और 125 आईसीयू बेड होंगे, जिससे कोविड मरीजों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस अस्पताल का नाम जनरल विपिन चंद्र जोशी के नाम से होगा। ये पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को। फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कल तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है। शुरुआत होगी कल को। सब आप लोग भी उस समय यहाँ पर आएंगे। आज आपने देखा है कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर है 100 वेंटिलेटर है, 100 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। और 125 आईसीयू के बेड हैं और 375 हमारे पास यहाँ पर बेड आईसीयू समेत ऑक्सीजन। और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा चुनाव से पहले चेहरा घोषित करने की मांग आलाकमान से कर रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस हित के लिए ये जरूरी है कि विधानसभा चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ा जाए। इससे पार्टी की नीति और नीयत भी साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का दूसरा गुट हरीश के सुझाव से सहमत नहीं दिख रहा है। वो सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। 2022 की जंग से पहले कांग्रेस में घमासान, हरदा के खिलाफ अपनों ने थामी कमान, कांग्रेस नेताओं में बढ़ी आपसी खींचतान, खतरे में 2022 का विक्ट्री प्लान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की 2022 में चेहरा घोषित करके विधानसभा चुनाव लड़ने की मुहिम एकला चलो साबित हो रही है। कांग्रेस आलाकमान बगैर सेनापति के चुनाव में जाने का ऐलान कर चुका है। हरीश रावत के कभी सबसे खासम खास रहे कई बड़े नेता उनसे दूरी बना चुके हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह उनके नेतृत्व को लेकर आम सहमति बन जाए। इसकी शुरुआत पार्टी के भीतर उनके समर्थक खेमे ने कर दी थी। इसके बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया में खुद इस मुहिम को हवा दे दी। हालांकि हरीश रावत की इस मुहिम को पार्टी के भीतर कुछ खास समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी
देवेंद्र यादव ने भी चेहरा विशेष को आगे करने के तर्क को नकार दिया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी बगैर सीएम कैंडिडेट के चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो पहले भी जो है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और इस मर्तबा भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाएगी, चुनाव लड़ने का काम करेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे नेतृत्व सौंपना है। जिसे भी नेतृत्व सौंपा जाएगा सब लोग उनके साथ लाभबद्ध होने का काम करेंगे। वहीं चेहरे को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस बिखरा हुआ कुनबा है और आने वाले समय में इसका बिखराव तय है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत इस प्रयास में है कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें चेहरा बना करके प्रस्तुत करे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग और यहाँ तक कि वे लोग जो उनके निकटस्थ माने जाते थे उनके इस प्रयास को पलीता लगा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कोरोना काल में कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वो कोरोना के काम में बाधा डालने वाला तो है ही, वहीं परस्पर जो इनकी विवाद की स्थितियां हैं उसको भी जनता के सामने उजागर कर रहा है। कांग्रेस बिखरा हुआ एक कुनबा है और आने वाले समय में इसका बिखराव और अधिक बढ़ने वाला है। कांग्रेस आलाकमान गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए बगैर चेहरे के सामूहिक दावेदारी के साथ मैदान में जाने का ऐलान कर चुका है। कारण उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कांग्रेस में सेनापति को लेकर मचा घमासान पार्टी के 2022 के विक्ट्री प्लान को खतरे में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और उत्तराखंड में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ अब हाईटेक तरीकों का सहारा लेगी। भांग और अफीम की खेती पर सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी और इस संबंध में एनसीबी के साथ एसटीएफ के अधिकारी जल्द बैठक करेंगे। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर एनसीबी और एसटीएफ संयुक्त रूप से संबंधित क्षेत्र में कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में भांग और अफीम की बड़े पैमाने पर अवैध खेती होती है। पुलिस अब तक मैनुअल निगरानी करती रही है। इसकी बदौलत कई बार बड़ी कार्रवाई भी की गई। पिछले दिनों 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये सब लोग इस तरह की नशीली खेतों में लिप्त थे। अभी परसों ही जो है वो एनसीबी के साथ जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ उत्तराखंड एसटीएफ पुलिस की जो है वो बैठक हुई। उसमें हमने कुछ मुद्दे उठाए कि हमारे द्वारा जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स उनको दिए गए तो हमको तकनीकी मदद जो है एनसीबी की चाहिए, जिसमें हमको सैटेलाइट इमेजेस और एग्जैक्ट लोकेशंस मिल पाए ताकि हम जो है वहाँ पर अपना रेड करें। जैसे कि हमने अभी टेहरी में जो है वो किया था थतुड़ में, जिसमें हमने जो है 40 जो लोग हैं उनके खिलाफ जो ये अफीम की खेती कर रहे थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी तरीके से अगर लगातार ये अफीम की खेती करने वाले जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनकी अगर लोकेशंस और डिटेल मिले तो उत्तराखंड पुलिस और जो है फॉरेस्ट विभाग, एसएसबी तमाम एक जॉइंट एक्शन से जो है हम इस पे कंट्रोल ला सकते हैं। अभी काशीपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है और रामदेव को खुली बहस की चुनौती दी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि हमारी लड़ाई आयुर्वेद से नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में एक चिकित्सा पद्धति है जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोरोना काल में जिस स्तर पर एलोपैथी में पूरे विश्व की सुरक्षा की है वो अपने आप में एक सम्मानजनक है। सैकड़ों डॉक्टर और कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर करोड़ों लोगों की प्राणों की रक्षा की है। ऐसे में जिस किसी को भी पद्धति का ज्ञान नहीं है वो रामदेव एक सर्वमान्य पद्धति पर उंगली कैसे उठा सकता है। डॉक्टर अरविंद ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आयुर्वेद को लेकर है ही नहीं। मैंने कहा है आयुर्वेद हमारी भावना है, आयुर्वेद हमारा दिनचर्या का हिस्सा है, हमारी पुरातन शैली है। उसके विरोध में किसी भी एलोपैथी के चिकित्सक का ना कोई स्टेटमेंट है, ना ही किसी हमारी आईएमए का कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है। हम केवल विरोध उस बात का कर रहे हैं जो रामदेव जी ने दिवालियापन कहा है हमारी साइंस को, आए जो एलोपैथी को कहा है। उन्होंने कहा है स्टूपिड साइंस है। तीसरी बार उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो दवाइयाँ दी थी वो फेल हो गई हैं। इन्होंने जो वैक्सीन दिया है वो लगने से उसके बाद भी लाखों लोगों की मौत हो गई।
और महामारी ने पहाड़ की लाइफ लाइन कहे जाने वाली टैक्सी मैक्सी कैब संचालकों की कमर तोड़कर रख दी है। बीते 1 साल से टैक्सी संचालकों के सामने रोजी रोटी के अलावा वाहनों की किस्त जुटाने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में घर खर्च और बच्चों की फीस एक अलग बड़ी चुनौती बनी हुई है। टैक्सी एसोसिएशन ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि 2 साल का टैक्स सरकार माफ करे, प्रत्येक वाहन स्वामी को 10,000 रुपए आर्थिक मदद के तौर पर सरकार दे, वाहनों के इंश्योरेंस को 1 साल के लिए माफ किया जाए। वाहन स्वामियों का कहना है कि सरकार की मदद के बिना उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अभी तक तो जो पिछली बार से जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था उससे लोगों ने राशनिंग की व्यवस्था यह है ट्रांसपोर्ट लाइन वालों की, दुकानदार वाले से उधार ले रखा तो वो पैसा चुकाना तो है ही। मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ, दूध का पैसा जो हमारा पिछले 1 साल से जा नहीं पा रहा, राशन के दुकान का जो वो राशन वाले का पैसा उसका नहीं जा पा रहा, कहाँ से देंगे? सारा उधार भी चल रहा। और जो उधार से चलना हो, अगर किसी ने, वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि भाई हमने ये कहा गाड़ी चलेगी तो देंगे। गाड़ी वाले की सबकी स्थिति है ट्रांसपोर्टर की। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार अगर वास्तव में जब इतना टैक्स हम देते हैं, हमेशा हम गवर्नमेंट को टैक्स 12 महीना टैक्स देते हैं, क्या हमारा 2 साल का टैक्स माफ नहीं हो सकता? और उधम सिंह नगर की सुल्तानपुर पट्टी से 2 कछुआ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों तस्कर लंबे समय से कछुए की तस्करी कर रहे थे। बरामद कछुओं को पुलिस ने वन विभाग को सौंप दिया है। इनके पास जो संरक्षित कछुए मिले हैं और संभवतः इनके द्वारा कछुओं की तस्करी की जा रही थी। तो हमारे द्वारा वन विभाग की टीम को मौके पर बुला के फर्दर लीगल कार्रवाई हेतु उनको सुबह किया। सर, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और साथ में कितने लोग? ये बेसिकली 2 लोग हैं, यहाँ सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के रहने वाले हैं और रात में यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कछुए की तस्करी में सस्पेक्टेड। और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 31 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। दोनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। में उच्च अधिकारीगणों के आदेशानुसार मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम के द्वारा आज श्यामपुर में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो को कार को रोककर चेक किया गया, तो उसमें से 6 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है तथा एक अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव की निशानदेही पर ही नेपाली फार्म के पास बने एक गोदाम से 20 अन्य शराब की पेटियां भी बरामद की गई हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। नेपाली फार्म के पास जो गोदाम है उसके मकान मालिक की और दुकान स्वामी के संबंध में जानकारी की जा रही है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।